आज हम एक और नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ पेनल्टी। जहां कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ की बात कहता है, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि बेसिकली आपका जो राइट टू लाइफ है उसको भी आपसे छीना जा सकता है। आर्टिकल 21 को समझना इसके लिए बहुत जरूरी है, तो चलिए पहले हम समझते हैं आर्टिकल 21 को और उसके बाद डेथ पेनल्टी को थोड़ा सा डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डेथ पेनल्टी का मतलब है कि आपने अगर कोई ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए जो पनिशमेंट है वो आपके लिए आपका जो लाइफ इंप्रिजमेंट है या फिर जो हैंगिंग है या डेथ पेनल्टी हो सकती है, उस तरह के क्राइम को हम कैपिटल क्राइम कहते हैं। तो डेथ पेनल्टी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल क्राइम्स लाइक रेप, मर्डर, वॉर, टेररिज्म एंड जेनोसाइड्स। तो ये कुछ ऐसे क्राइम है जिनके लिए पनिशमेंट के रूप में केवल और केवल डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। सो बेसिकली स्टेट सैंक्शन किलिंग हम इसको कह सकते हैं, किसी ऐसे पर्टिकुलर कन्विक्टेड दोषी अपराधी को जिसने कि कोई ऐसा अपराध किया है कि उसे कम से कम डेथ पेनल्टी तो दी ही जा सकती है। चलिए, सो हम आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। लेकिन यहां पर क्या हो, जब आर्टिकल अगर मैं आपसे 2021 के अकॉर्डिंगली कुछ डेटा की बात करूं तो हमारे देश में लगभग 1200 से ज्यादा जो जेल है उसमें 5.5 लाख जो कैदी हैं वह कैद हैं। और ऐसे में हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन फिर भी हाउ कम देयर आर सो मैनी पीपल इनसाइड द जेल? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पहले के रीजन को हम समझे तो हम ये समझ लेते हैं पहले कि आर्टिकल 21 हमें किससे प्रोटेक्ट करता है और किससे प्रोटेक्ट नहीं करता है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक्सेप्टेड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। Procedure established by law. Procedure established by law मतलब अगर लॉ के द्वारा कोई ऐसा प्रोसीजर बनाया गया है तब डेफिनेटली आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वापस लिया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से। मतलब कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शंस नहीं हो सकता जो कि लॉ के बियॉन्ड जाकर किसी भी पर्सन की राइट टू लाइफ को प्रभावित करे। बट ये हमें आर्बिट्रेरी जो लेजिस्लेटिव एक्शंस है इनसे प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंगली अगर प्रोसेस जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको अगर डेथ पेनल्टी दी गई है या फिर राइट टू लाइफ आपका वापस लिया गया है तो ये आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करता। तो अब लेकिन अगर क्या हो कि जो लॉ है वह अगर अनजस्ट हो या अनरीजनेबल हो, ठीक है, आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्ट करता है केवल आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से। बट हम देखेंगे कि बट इफ लॉ इज अनजस्ट एंड अनरीजनेबल देन आगे क्या होगा। सो बेसिकली हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है ये अपनाया है और इसलिए यहां पर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता अनजस्ट एंड जस्ट का। अनजस्ट और जस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। मतलब अगर लॉ जो है, लॉ में जो लिखा है प्रोसीजर जो है हमें बस उसी को ही फॉलो करना है, हमें उसे जस्ट एंड अनजस्ट को नहीं फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? केवल लॉ फॉलो कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं। डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस राइट टू डाई विद डिग्निटी? बस आने ही वाले हैं डेथ ऑफ पेनल्टी पे, बट उसके पहले ये समझ लो कि जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें राइट टू स्पीच है, दूसरे ही पल हम कहते हैं कि हमें राइट टू साइलेंस भी है। जहां आपको बोलने का अधिकार है वहां आपको शांत रहने का भी अधिकार है। राइट टू डाई के दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है सुसाइड। आप देखेंगे कि पहले जो है सुसाइड बाय क्रिमिनल एक ऑफेंस माना जाता था, इसके लिए सजा का जो प्रावधान है वह किया गया था, सो इट वाज अ पनिशेबल। बट 2017 से नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस। 2017 के बाद से अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। अब दूसरा तरीका होता है राइट टू डाई का, यूथनेशिया, यानी कि इच्छा मृत्यु। जैसे कई केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें शायद 20 साल लग जाए, 10 और 20 साल लग जाए, बट जो भी है जो भी पर्सन है उसकी हेल्थ में किसी भी तरह का रिफॉर्म ना हो, तो यहां पर वो अपने लिए डिमांड कर सकता है राइट टू डाई विद डिग्निटी। यहां पर दो तरीके हो सकते हैं यूथनेशिया के। एक तरीका हो सकता है एक्टिव, यानी कोई जहरीला इंजेक्शन देकर किसी को मार देना, और दूसरा तरीका है पैसिव। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो एक्टिव यूथनेशिया है कई देशों में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, बट इंडिया में इसको इलीगल माना जाता है।
पैसिव यूथनेशिया का मतलब है कि कोई भी पर्सन, जैसे कि मान लीजिए वह 10 साल से बेड पर है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन में, उसका वो लाइफ सपोर्ट हटा देना, सो दैट इज कॉल्ड पैसिव यूथनेशिया। एंड 2018 से इंडिया में पैसिव यूथनेशिया कुछ केसेस में क्या कर दिया गया है, लीगल कर दिया गया है। तो ये तो था लाइफ को खत्म करने का तरीका, बट एक और तरीका होता है, वो की है आपको डेथ पेनल्टी देना। मतलब ऐसे कुछ क्राइम होते हैं जिनके लिए इससे कम सजा नहीं हो सकती। बेसिकली हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करेगा, कि जो कोर्ट है वह बताएगा कि ये कन्विक्टेड है, दोषी है, पूरा एक प्रोसीजर चलेगा और उसके बाद उसको जो डेथ सेंटेंस है वह दिया जाएगा। जैसे अभी जब मैं इस कुछ टॉपिक को रेडी कर रही थी, तब आते आते मुझे आरजी कार केस में एक जो आरजी कार केस का फैसला था आज, आपने कलकत्ता रेप केस सुना होगा, और इस केस में जो जजेस है उन्होंने क्या कहा कि ये बेसिकली नॉट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इसलिए हम डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। तो लाइफ इंप्रिजमेंट की जहां बात कर दी जाती है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर केस, मैं केवल इस जजमेंट की बात नहीं करी, कोई भी जो पर्टिकुलर केस है वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, इसलिए हम डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। तो बेसिकली आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड भी इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है कि डेथ पेनल्टी को क्या किया जाए, अबॉलिश किया जाए। हालांकि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही हम केवल डेथ पेनल्टी जो है वह देंगे। आइए इसके और आयामों को हम समझते हैं। सो बेसिकली मोरलिटी ऑफ द डेथ पेनल्टी, इस पर ना एक बहस बड़ी जबरदस्त छिड़ी हुई है कि आखिर इसकी मोरलिटी है क्या। कुछ लोग हैं जो कि फेवर में बात करते हैं, कुछ लोग जो है जो इसके अगेंस्ट बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट की एंड सोशलिस्ट की, तो ये एक डिबेटेबल इशू माना जाता है। डेथ पेनल्टी बेसिकली एक डिबेटेबल इशू है। कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट एंड सोशलॉजिस्ट जो है वे ये कहते हैं कि बेसिकली ये जो तरीका है ना डेथ पेनल्टी का, वो मोरल नहीं है, और अगर ये तरीका मोरल नहीं है तो ये डिमांड करते हैं, डिमांडिंग एबॉलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी, एबॉलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। स्पेशली अगर मैं वर्ल्ड वाइड आपको कुछ डेटा बताऊं, स्टेटस बताऊं, तो 36 ऐसे कंट्री है जो अभी भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, और 103 100 से 100 से ज्यादा 100 प्लस ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने इसको एबॉलिश कर दिया। मैं आपको बता दूं, आप सभी ने यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा। तो जो ईयू है बेसिकली इसका आर्टिकल 2 ये कहता है, ईयू का आर्टिकल 2 ये कहता है कि ये जो डेथ पेनल्टी है ना, ये सभी यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर्स हैं वह अपने आप प्रोहिबिटेड करेंगे। मतलब यूरोपीय जो यूनियन है, यूरोपीय यूनियन में बेसिकली डेथ पेनल्टी को नहीं दिया जाता है, प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। अब मैं आपको डेथ पेनल्टी के थोड़े से मैं कुछ डेटा बता देती हूँ, ठीक है। डेथ पेनल्टी के मैं आपको अगर कुछ डेटा बताऊं, स्पेशली हम इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे, तो एनुअल स्टैटिस्टिक्स जो 2022 है वो ये कहता है कि 2007 से लेके 2022 तक का जो डेटा है वह ये कहता है कि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल 7 ही ऐसे केसेस मिले जिसमें कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस थे, और वहां पर डेथ पेनल्टी जो है वह दी गई, कैपिटल पनिशमेंट दी गई। बट यहां पर देखो कि अगर हम लास्ट 2022 की बात करें, 2022 की बात करें, तो जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने 167 लोगों को, 167 जो कन्विक्टेड है उन्हें डेथ पेनल्टी दी। तो यहां पर ये एक हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपने कई डिसीजंस में इस प्रोसीजर को स्टैब्लिश करने के लिए डेथ पेनल्टी को बेसिकली और भी ठीक तरीके से बताने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ केसेस में इसको एक्सप्लेन किया। जैसे कि एक केस है 1980 का राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और दूसरा केस है दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनदर 1983 का केस। तो बेसिकली राजेंद्र प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वह ये कहता है कि डेथ पेनल्टी केवल और केवल रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में ही दी जाएगी, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में ही दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड द डेथ पेनल्टी बट लिमिटेड इट टू द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। तो यहां पर क्या किया कि बेसिकली लिमिटेड कर दिया कि डेथ पेनल्टी को हम खत्म तो नहीं करेंगे, बट हाँ हम लिमिटेड रखेंगे इसे कुछ मामलों तक। वही दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह कहा गया कि देखो हमारे पास जो सही तरीका है ना, और हमारे पास एक जो पेनलेस तरीका है वह हैंगिंग या फांसी की सजा दे देना, या फांसी की सजा, और ये सबसे कम पेनफुल तरीका है। जो भी अब तक हमारे पास डेथ पेनल्टी देने के तरीके हैं उसमें सबसे कम पेनफुल तरीका है हैंगिंग। सो हैंगिंग इज एज पेनलेस एज पॉसिबल। यहां पर ये कहा कि जितना पेनलेस हो
जितना पॉसिबल हो उसको उतना ही ज्यादा पेनलेस बनाया जाए। ठीक है, इतना ज्यादा ख्याल रखा गया है कन्विक्टेड का, दोषियों का। तो यहां पर देखिए कि बेसिकली इन दोनों केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट है वह इन बातों को कहती है। अब हम इसके थोड़े से आर्ग्यूमेंट एंड फेवर पर चलते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। फेवर में होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इसके अगेंस्ट है। जो लोग कहते हैं कि ये बेसिकली डेथ पेनल्टी होनी चाहिए बिकॉज ऑफ ये रेट्रीब्यूशन का काम करती है, प्रतिशोध का काम करती है। आपने सुना निर्भया केस, कभी भी जब आप कोई ऐसे जघन्य अपराध को सुन ले, आपको लगा बहुत जेनोसाइड हो गया, बहुत ही ब्रूटली तरीके से किसी का मर्डर कर दिया गया, तब ऐसे में आपको डेथ पेनल्टी से कम सजा किसी जो दोषी है उसके लिए आप नहीं मानते, उससे कम में इसको तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। तो यहां पर क्या है कि प्रतिशोध का एक ऐसा तरीका है कि जिसने, जो रॉन्ग डूअर है, जिसने किसी पर्सन को, जिसने किसी को प्रभावित किया, उसकी फैमिली के लिए रियल जस्टिस तभी मिलता है जब इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो यहां पर क्या है कि रेट्रीब्यूशन का तरीका है। एंड यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है वह क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि बेसिकली जो सोसाइटी के इंटरेस्ट है, जो सोशल वेलफेयर है, आप किसी अपराधी को, किसी मुजरिम को खुले रूप से सोसाइटी में घूमने की इजाजत नहीं दे सकते। तो यहां पर क्या, जो कि सोसाइटी के जो वेलफेयर है वह किसी दोषी के जीवन से बहुत ज्यादा बड़े है। तो यहां पर यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है वह भी इसके फेवर में है कि यस, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। देन डेटरेंस की हम बात करते हैं। लोग कहते हैं सजा दे दो सुधर जाएगा, उसके बाद भी आप देखते हैं कि इतनी सजा के बाद इतना जो हमारा शासन है, प्रशासन है, लॉ है, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उसके बाद भी जो रेप केसेस है वो बहुत ज्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि डेथ पेनल्टी अगर आप दे रहे हैं तो बेसिकली इससे डेटरेंस होता है, रुकते हैं इस तरह के केसेस। आगे हम अगेंस्ट में बात करेंगे कि इससे खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि केसेस तो अभी हो रहे हैं, लेकिन फेवर में ये कहा जाता है कि एटलीस्ट लोगों के मन में भय होगा कि मैंने अगर इस पर्टिकुलर क्राइम को किया तो मुझे डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता है। लास्ट है पब्लिक सेफ्टी। तो इस वजह से ये कहा जाता है फेवर में कि यस, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए कि सोसाइटी में इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग हैं, अगर इस तरह की सजा नहीं होगी तो वो कभी नहीं घबराएंगे। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 103 ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें ये प्रोहिबिटेड है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन के सभी कंट्रीज भी है। तो यहां पर कहा जाता है कि जो कि राइट टू लाइफ, अगर हम मोरालिटी के हिसाब से देखें, कहा जाता है कि वाटर को वेस्ट मत करो क्योंकि हम इसको पैदा नहीं कर सकते, है ना। तरीकों की बात नहीं कर रही हूं मैं। आप कहेंगे कि हाँ मैम, साइंटिस्ट तो सब बना सकते हैं, बट यहां पर क्या है कि कहा जाता है कि अगर आप कोई जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का हक भी नहीं है। सो वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, इसका वायलेशन है, इसलिए कहा जाता है कि इसको सबको जीने का अधिकार है, और इसलिए जिसने किसी और का भी जीवन ले लिया उसको भी जीने का अधिकार है। आगे हम देखेंगे मेथड ऑफ पेनल्टी। मेथड ऑफ पेनल्टी, जब मैं आपको एक यूएसए का एग्जांपल देती हूँ। यूएसए में क्या किया गया था ना, यूएसए में एक टेक्निक जो है वह अपनाई गई थी, जो दोषी उसको डेथ पेनल्टी के लिए, जैसे कहीं जहरीला इंजेक्शन भी दे दिया जाता है, और भी तरीके हैं, बट यूएसए ने क्या किया था, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया, जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन जो नाइट्रोजन है ना, रिप्लेस ऑक्सीजन, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो है वह कर दिया जाता है, इससे बॉडी के ऑर्गन्स जो है वह फेल हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है। इंडिया में हैंगिंग एक तरीका है, कई देशों में शूटिंग एक तरीका है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मेथड ऑफ पेनल्टी जो है वो बेसिकली कई ऐसी मेथड्स अपनाई जाती हैं जो कि इनह्यूमन्स होती है, और इसलिए भी डेथ पेनल्टी को मना किया जाता है। कई देशों ने अलग अलग तरीके जो है वह डेथ पेनल्टी देने के बना रखे हैं। अगर आप इस्लामिक कंट्रीज में देखेंगे कि जो अगर मान लीजिए अपने धर्म के अकॉर्डिंगली न्याय देते हैं तो उनके अलग ही कुछ रिवाज है। तो यहां पर क्या है कि मेथड ऑफ पेनल्टी जो है ये बेसिकली हमें कोई हमें ऐसी मेथड नहीं मिल पाती जो बहुत एप्रोप्रिएट हो, और इस वजह से भी कहा जाता है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। पुअर डेटरेंस इफेक्ट, वही बात है कि आप रेप केसेस में कितना भी कीजिए, दिनों दिन रेप बढ़ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि बहुत इफेक्टिव जो डेटरेंस है वह हो सकता है। अपराध नहीं रुकते हैं, है ना। अपराध करने वाला फिर भी अपराध करता है, भले ही उसको पता हो कि हाँ इसकी जो सजा है वह क्या होगी। एंड डिस्क्रिमिनेटरी से इस सेंस में कहा जाता है, आप देखेंगे कहा जाता है कि जो न्याय है या फिर जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, जो लॉ है,
इवन जो बहुत रिचेस्ट पर्सन है उनकी, और जो बहुत रिच या फिर इस तरह के लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग, उनकी जेब में होता है ये सारी चीजें। इसका मतलब क्या है कि जो लॉ बने हुए हैं या फिर जो इस तरह के जितने भी हम देखें क्रिमिनल चार्जेस एंड बाकी सब, उन पे बहुत आसानी से प्रूफ हो जाते हैं, जो कि किसी भी तरीके से बैकवर्ड बिलोंग करते हैं। तो कहा जाता है कि 76% जो केसेस हैं कन्विक्ट है इसमें, बिलोंग टू लोअर एंड बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज। तो इसीलिए यहां पर ये जो आंकड़े हैं, डेटा है, वह ये बताते हैं कि बेसिकली डेथ पेनल्टी को, जो कि सबके लिए एक जैसी नहीं है, जो ज्यादा बहुत अमीर या फिर बहुत हाई प्रोफाइल है वह छूट जाता है, उस पर किसी भी तरह के चार्जेस आप लगा दो, आप उसको नहीं पकड़ सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इन आधारों पे ये कहा जाता है कि ये फेवर एंड ये अगेंस्ट था। तो ये था डेथ पेनल्टी को लेकर, ठीक है। तो आपको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का अगर आंकड़ा, सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरह का वर्डिक्ट या आता है कि क्या ओपिनियन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रेयर इस केस में ही हम डेथ पेनल्टी देंगे, एंड यहाँ पर हैंगिंग जो है एज पॉसिबल एज पेनलेस इसको बनाया जाएगा। अगर आप आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो हम आर्टिकल, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या राइट टू लाइफ है, तो क्या राइट टू डाई भी है, एग्जैक्टली है। बट हाँ, राइट टू डाई के जो तरीके हैं यूथनेशिया में, इंडिया में जो पैसिव तरीका है, ये 2017 से इसको लीगल माना गया है। एक्टिव जो यूथनेशिया है इसको हमने इलीगल जो है वह माना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 21 में एक बात याद रखिए कि बेसिकली ये आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्ट करेगा आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन से। मतलब अगर लॉ जस्ट या अनजस्ट है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर लॉ अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, बट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर प्रोसीजर जाएगा तो डेफिनेटली उसी अकॉर्डिंगली किसी व्यक्ति को जो राइट टू लाइफ है वो उससे डिप्राइव किया जा सकता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें कि हमने डेथ पेनल्टी और कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में सुप्रीम कोर्ट के क्या डायमेंशन से हमने उसको कवर किया। आपकी डेथ पेनल्टी के बारे में क्या राय है कि क्या ये खत्म हो जानी चाहिए या फिर इसको कंटिन्यू रहने देना चाहिए? थैंक यू सो मच।